दोस्तों स्वागत है आपका एडुडोम में। दोस्तों SCRT DLED प्री एंट्री टेस्ट सोशल साइंस और साइंस के सिलेबस से बहुत सारे चैप्टर्स पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो मैंने राइज एंड फॉल ऑफ अहोम किंगडम पर बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से देख लेना। आज के वीडियो पर हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे। तो MCQs स्टार्ट करने से पहले शॉर्टली एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स या फिर गवर्नमेंट द्वारा रक्षा करने के प्रयास है ताकि इसे आने वाले समय के लिए बचाया रखा जा सके और जितना डैमेज हो चुका है उसे कंट्रोल और रिवर्स किया जा सके। अगर कोई एनवायरमेंटल लॉ नहीं होता आज, तो पेड़ पौधे और भी ज़्यादा कटते और पोल्यूशन बढ़ता। बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर थे, चाहे वो हंगुल हो या फिर आसाम के ही वन हॉर्न राइनोस हो। एनवायरमेंटल लॉस की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन दिया गया, उन्हें कंजर्व किया गया समय समय पर, जिसके कारण आज भी ये पाए जाते हैं और इनकी तादाद भी बढ़ी है। दोस्तों अब बात करते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। इस चैप्टर में यही सबसे मेन पार्ट है। तो स्वीडन के स्टॉकहोल्म में एक ह्यूमन एनवायरनमेंट पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1982 में, जिसे स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उसमें लगभग 109 रिकमेंडेशंस दिए गए थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये नॉन बाइंडिंग थे, यानी आइडियाज़ तो दिए गए थे पर इस पे एक्शन लेना ही पड़ेगा ऐसा ज़रूरी नहीं था। लेकिन इतना कुछ उस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, जिसके बाद इंडिया को भी लगा एक एनवायरनमेंट के लिए एक्ट लाना चाहिए, कुछ करना चाहिए एनवायरनमेंट के लिए। तब एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 में। इस एक्ट के सेक्शन 2A में डिफ़ाइन किया गया कि एनवायरनमेंट क्या है। वाटर, एयर, लैंड और इनके और ह्यूमंस और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच के रिलेशन को एनवायरनमेंट कहा गया। यानी हमारे आसपास की जिस भी चीज़ से हम सराउंडेड है वो एनवायरनमेंट कहलाता है। सेक्शन 2B में एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट क्या है उसे डिफ़ाइन किया गया। पोल्यूटेंट यानी जिस भी चीज़ से प्रदूषण होता है, वो चाहे गैसियस फॉर्म में हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, अगर वो एनवायरनमेंट को दूषित करता है तो वो पोल्यूटेंट है, ये कहा गया। ये तो हो गई डेफिनेशंस की बातें दोस्तों। इसके अलावा इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एनवायरनमेंट को लेके, उसे भी डिफ़ाइन किया गया। नंबर 1 पे लिखा गया कि कोऑर्डिनेशंस ऑफ एक्शंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अदर अथॉरिटीज़। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि कोऑर्डिनेट करे, तालमेल बिठाए एक्शंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, ऑफिसर्स ले रहे हैं, अथॉरिटीज़ ले रही है, ताकि कॉम्बैट कर सके एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को। तो उसके बीच में तालमेल बिठाना ये पहला काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दोस्तों इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड किया गया है इस एक्ट में। तो दोस्तों आप देखते हैं हम कुछ MCQs एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट एजेंसी इन इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एनफोर्सिंग एनवायरमेंटल लॉज। भारत में पर्यावरण कानूनों को लागू और परिवर्तित करने के लिए कौन सा सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CPCB। CPCB का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और यहाँ पे जो ऑप्शंस है यहाँ में से CPCB करेक्ट आंसर है, लेकिन इसके साथ और भी है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भी है, जो रिस्पॉन्सिबल है भारत में पर्यावरण कानूनों को लागू करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टुवर्ड्स कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड पोल्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जैव विविधता के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के शोषण और प्रदूषण को रोकने की दिशा में काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, WWF। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब क्वेश्चन नंबर 3,
which international treaty aims to protect the ozone layer by phasing out the production and consumption of ozone depleting substances? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत की सुरक्षा करने की उद्देश्य रखता है, जिसमें ओजोन क्षयक पदार्थों की उत्पादन और उपभोग को समाप्त करने की प्रक्रिया शामिल होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द टर्म फॉर द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिटेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? मानव गतिविधियों द्वारा सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से छोड़े जाने वाले ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन फुटप्रिंट। अब क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोविजंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेर मेड इन व्हिच ईयर? संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान किस वर्ष किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1986। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले ही डिस्कस किया था, बोला था 1986 में ये लाया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और जिस अमेंडमेंट से ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था वो था 42nd अमेंडमेंट। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जाए तो उसके लिए अमेंडमेंट लाना पड़ता है। तो ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ये तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे 1986 में ऐड किया गया था। तो ऐड जो किया गया था ये 42nd अमेंडमेंट था। 2023 के अगस्त में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अब तक टोटल 105 अमेंडमेंट्स किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोविजंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड अंडर व्हिच आर्टिकल? संविधान में पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A जी। When was the Forest Conservation Act enacted? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1980। अब क्वेश्चन नंबर 8, When is the World Environmental Day celebrated? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जून 5। क्वेश्चन नंबर 9, Which international agreement aims to combat climate change by limiting global warming to below 2 डिग्री सेल्सियस? किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करके जलवायु परिवर्तन से निपटना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरिस एग्रीमेंट। तो दोस्तों, पेरिस एग्रीमेंट किया गया था 12 दिसंबर 2015 में और ये लागू किया गया था 4 नवंबर 2016 से। अब क्वेश्चन नंबर 10, Which river in India is considered one of the most polluted due to industrial and domestic waste? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोम। दोस्तों, चेन्नई की कोम नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है अभी 2023 में। 2022 तक यमुना नदी सबसे प्रदूषित थी। तो ये क्वेश्चन जीके में भी आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, Which wildlife species is protected under the Project Hangul for its conservation in India? कौन सी वन्यजीव प्रजाति को भारत में उसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हंगुल के तहत संरक्षित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कश्मीर स्टैग। अब क्वेश्चन नंबर 12, Which layer of the Earth's atmosphere contains the ozone layer and absorbs the majority of the sun's ultraviolet radiation? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 13, Which international agreement aims to protect biodiversity by regulating the trade of endangered species? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, CITES। तो इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। अब क्वेश्चन नंबर 14, Which phenomenon caused by the excessive growth of algae leads to the depletion of oxygen in aquatic ecosystems? शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण होने वाली कौन सी घटना जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूट्रोफिकेशन।
दोस्तों बहुत सारे तालाब में या कोस्टल एरियाज में देखा जाता है कि एल्गी जो ग्रीन कलर के होते हैं उनसे पूरा पानी भरा हुआ होता है। इसे ही यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। पानी में ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। पानी का पीएच कम हो जाता है जिसके वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो ये होता है यूट्रोफिकेशन की वजह से। अब क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1972। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये लाया गया था 1972 में। तीनों कुछ एक ही जैसे नाम है तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 1972 में जो हुआ था ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और 1980 वाला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था। और 1986 में ये हुआ था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पूछे जा सकते हैं डीएलएड एंट्रेंस में। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही और वीडियोस में ला सकूं आपके लिए। और एससीईआरटी डीएलएड के सिलेबस में से बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, सोशल साइंस और साइंस एंड ईवीएस सेक्शन से। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा तो मेरा इसी चैनल पे मिलेगा और मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख लेना। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यही तक था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।